सदर ममलिकत की तरफ से आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर किए गए रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। लार्जर बेंच 24 मार्च से समाअत करेगा। आइन पर मिनोआन अमल दरामद करेंगे। 25 मार्च के बाद आर्टिकल 95 पर कार्रवाई का आगाज होगा। तहरीक अदम एतमाद के रोज किसी रुकने असेंबली को कार्रवाई का हिस्सा बनने से नहीं रोका जाएगा। अटॉर्नी जनरल मुनहरिफ अरकान ने अपनी पार्टी नहीं बल्कि मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा है। इन्हें सजा देना उतना ही अहम है जितना मुल्क के गद्दारों को सजा देना। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासत में पैसे का इस्तेमाल रोकना होगा। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, जलसा जरूर करें, कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब। कौमी सेहत कार्ड और यकसा निसाब तालीम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बड़े कारनामे हैं। सेहत के हवाले से माजी में किसी हुकूमत ने काम नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान। बद सैयो तगय्युर के वली है, हम मुस्तफवी 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 है, हम मुस्तफवी 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 है। इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी। पाकिस्तान इस्लामी ताउन तंजीम के 48वें इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। मुस्लिम उम्मा के नुमाइंदे इस्लामाबाद में जमा होना शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान कल OIC के इफ्तिताही सेशन से कलीदी खिताब करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी 23 मार्च की परेड भी देखेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। जैसे आपने एक अहद से, एक करारदाद से ये घर, ये पाक वतन बनाया है, उसी तरह हम आज तजदीदे अहद करते हैं कि इस घर को संवारेंगे और इसे सदा शाद रखेंगे। और मादरे वतन हमें हमारे आबा और अजदाद की जानिब से एक हर दिल अजीज तोहफा है। DGISPR ने शाद रहे पाकिस्तान के उन्वान से वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मादरे वतन की तामीर और कुव्वत को उजागर किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के अपने टावर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कल की तरह आज भी दुनिया इस्लाम में इत्तेहाद और एहतमाद साजी का तर्जुमान पाकिस्तान। 57 मुस्लिम ममालिक में बसने वाले 1 अरब 90 करोड़ मुसलमानों में मिली यगांगत समेत दरपेश मुआशी, सियासी और हुर्मत दीन से मुताल्लिक चैलेंजेस पर इत्तेफाक राय के लिए पाकिस्तान की एक और तारीखी सफर की कोशिश। इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास। वेलकम बैक नाज़रीन। कैबिनेट आर के आगाज में आपको बताएं कि सदर ममलिकत की तरफ से आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए रेफरेंस पर अदालत उस्मा ने सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि लार्जर बेंच 24 मार्च से रेफरेंस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया कि तहरीक अदम एतमाद के रोज किसी रुकने असेंबली को कार्रवाई का हिस्सा बनने से नहीं रोका जाएगा।
ریفرنس کی مزید کیا تفصیل ہے یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے اعجاز حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز حسین، آج کی سماعت کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی پہلے میں آپ کو ریفرنس کے حوالے سے بتا دوں، 4 سوالات ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا کسی سیاسی جماعت کے جو کوئی رکن ہے کیا وہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈال سکتا ہے، کیا اس کو ایسا کرنے کی اجازت ہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر روک ٹوک ہے تو وہ کس نوعیت کی ہے، اور کیا وہ اس کے ووٹ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا ووٹ کی کیا وقت ہوگی، اور اگر وہ ووٹ ڈال دیتا ہے یا ووٹ نہیں بھی ڈالتا، وہ پالیسی کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کی سزا کیا ہوگی، کیا یہ سزا جو ہے تاحیت نااہلی ہے۔ اس سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کیونکہ سزا کا تعین جو ہے وہ 63A میں نہیں کیا گیا، پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اور بھی سپریم کورٹ ایسے کوئی بتا سکتی ہے کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے یا فلور کراسنگ ہے، اس سے اجتناب کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ اس سے اوائڈ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو آج کی سماعت ہوئی ہے وہ بیسیکلی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست تھی، جس میں خدشہ یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ جس دن تحریک عدم اعتماد ہوگی اس روز ڈی چوک میں کچھ جو ہے وہ جلوس ہوں گے، جس کی وجہ سے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکیں گے، ان کو روکا جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے اس حوالے سے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، چاہے کوئی رکن کسی بھی جماعت کا ہو، وہ اپنا جو ہے وہ حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ آ سکے گا اور کوئی بھی اس کو نہیں روکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوال ضرور ہے جو کہ ہم ریفرنس کے تھرو بھی اٹھا رہے ہیں کہ 63 جو یہ ہے اس کے تحت اگر پارٹی پالیسی کے تحت کسی جماعت نے اپنے اراکین کو روکا ہو کہ وہ ابسٹین کرے، وہ اس اجلاس میں شرکت نہ کرے، تو وہاں پر کیا پالیسی ہوگی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ایسے جو منحرف ارکان اگر ایسے بھی وہ ارکان اس کارروائی کا حصہ بننا چاہیں گے، پارلیمانی کارروائی کا، تو ان کو بھی نہیں روکا جائے گا۔ لیکن کیونکہ ریفرنس جو دائر کیا جائے گا اس میں ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ان پر جو نااہلی ہوگی وہ ان کی یا جو سزا ہوگی وہ کیا ہوگی۔ نااہلی سے متعلق بھی پوچھا گیا ہے۔ بہت شکریہ اعجاز حسین، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا، اور لارجر بینچ 24 مارچ سے اس ریفرنس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ آرٹیکل 63A آئین کا بنیادی حصہ ہے، سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ اس کی تشریح کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف شروع دن سے سازش ہو رہی ہے۔ اس بارے میں رپورٹ تیار کی ہے انیس آوان نے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ منحرف ارکان نے اپنی پارٹی نہیں بلکہ ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، انہیں سزا دینا ایسے ہی اہم ہے جیسے ملک کے غداروں کو سزا دی جاتی ہے۔ اس وقت ایک جو مہم چلائی جا رہی ہے فوج کے اوپر، جس میں سارا PMLN کا میڈیا سیل ملوث ہے، PMLN کا میڈیا سیل PTI کے DPs بنا کر ان کے نام چینج کر کے فوج کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ یہ ان کا خیال ہے کہ فوج میں اور PTI میں تفرقہ ڈالیں گے۔ ہم نون لیگ نہیں ہیں جو چھوٹی سی بات کے اوپر فوج کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے اوپر اتر آئے یا چھوٹی سی بات کے اوپر فوج کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ عمران خان اور پاکستان کی فوج یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے جو پاکستان کے ایک بہتر اور ایک مستحکم استحکام والے پاکستان کے کا آئینہ دار ہے، اور یہ انشاءاللہ کمبینیشن جاری رہے گا۔ پاکستان کی افواج پاکستان کی حکومت کے پیچھے کھڑی ہیں، یہ پاکستان کے آئین کا بھی تقاضا ہے، پاکستان کے جو افواج کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی تقاضا ہے، وہ حکومت پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کبھی بھی دیکھیے یہ معاملہ نہیں ہے، کبھی چور اور سپاہی بھی مل کے چل سکتے ہیں، یہ تو سارے چور ہیں، ان کے ساتھ سپاہیوں کا کیا تعلق؟ کوئی سپاہی جو ہے وہ چوروں کے ساتھ نہیں ملتا، یہ ان کی خواہش ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے 25 مارچ کو اجلاس طلب کرنے پر اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے۔ اسپیکر نے قواعد و ضوابط کے تحت اجلاس طلب کیا ہے۔ تیسری بات جس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک ووٹ نہیں ڈالا جائے گا ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت اچھی بات ہے، سارا میڈیا یہاں پہ موجود ہے، ڈسکس ہوتا ہے شام کو، آج ذرا تھوڑا سا پڑھ کے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ میں وکلا محاذ کا مقدمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وکلا محاذ کے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 63A کی ڈیفینیشن دی ہے کہ وہ ہے کیا، اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے، کرولری کیا ہے اور اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے۔ اس کے مطابق جو شخص پارٹی کے سربراہ کی ڈائریکشن، یہ لفظ ہے آئین میں بھی ہے،
اس ججمنٹ میں بھی فالو نہیں کرے گا, وہ اس گراؤنڈ پہ وہ شخص ڈیفیکٹر سمجھ کے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے. پوری قوم اپوزیشن کی طرف سے خرید و فروخت اور ضمیر فروشی کا کھیل دیکھ رہی ہے. پاکستان اور پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہے اور چوری کا پیسہ, چوری کا سرمایہ اور چند ضمیر فروش اور چند ضمیر فروشوں کے سوداگر ایک طرف کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیت نئے پاکستان کی, صاف ستھری سیاست کی, ایمانداری کی اور آئین اور قانون کی بالادستی کی ہوئے گی. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سیاست میں پیسے کا استعمال روکنا ہوگا. سپریم کورٹ کے سامنے پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم معاملہ ہے. جو کھیل آصف علی زرداری, شہباز شریف, فضل الرحمان نے لوٹ مار کے پیسے سے کھیلا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اب راستہ روکنے کا جو ہے وہ وقت ہے. سینٹ کے انتخابات ہوئے, ویڈیو سامنے آئی, لوگ کس طریقے سے پیسوں کی گڈیاں جو ہیں وہ بیگوں میں بھر رہے تھے. یسرت رضا گیلانی کا الیکشن آیا, ان کا صاحبزادے کی ویڈیو آ گئی اور وہ تسلیم بھی کر لیتا ہے کہ ویڈیو میں ہوں. وہ الیکشن کمیشن میں کیس ابھی تک چل رہا ہے. وہ لالچ دے کے پیسوں کا خرید و فروخت کر رہا ہے. اب بھی جو ہے وہ ایک عدم اعتماد کی کہانی چلائی جا رہی ہے ضمیروں کے سودے کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے. جو ضمیر خریدنے والے ہیں اور جو ضمیر بیچنے والے ہیں, سب کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے تاکہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو. وزیر اعظم کے معاون خصوصی سیاسی امور شہباز گل نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس صرف سرمایہ کی طاقت ہے جس سے انہوں نے بولیاں لگائیں. ان کا مقصد صرف انتشار پھیلانا ہے. ووٹ پڑا تھا بلے پہ عمران خان کے نام پر. جس نے وہ ووٹ بیچنا ہے وہ جائے پہلے استعفیٰ دے, اس کے بعد نیا الیکشن لڑے, منتخب ہو اور آ کر وہ بات کر لے. اس ملک کا ہر شہری, وہ میڈیا ہو, وہ عدالت عظمیٰ ہو, فوج ہو, وہ پولیٹیشنز ہوں, عوام ہو, وکلا ہوں, اس ملک کا کوئی شہری بھی ملک کی سالمیت, ملک کی اکانومی اور ملک کا جو دفاع ہے اس کو سائڈ پہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ جیسے چوروں کے ہاتھ میں ملک نہیں دے سکتا. شہباز گل نے کہا کہ منحرف ارکان کے لیے واپسی کے دروازے کھلے ہیں. تاریخ اور قوم ان ضمیر فروشوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. انیس اوان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. اور ناظرین اب کچھ بات کریں گے اسلامی تعاون تنظیم کے 48ویں وزرائے خارجہ اجلاس کی. ناظرین, اسلامی تعاون تنظیم کا 48واں اجلاس اسلام آباد میں 22 اور 23 مارچ کو اتحاد, انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری کے عنوان سے ہو رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس کے معزز مہمان 23 مارچ کو پریڈ بھی دیکھیں گے. ترجمان کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ یی اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہے ہیں اور وہ شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. مناظر آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. چینی وزیر خارجہ وانگ یی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں. طیارے سے اترنے کے مناظر آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. چینی وزیر خارجہ وانگ یی اسلامی تعاون تنظیم کے 48ویں وزرائے خارجہ اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ غیر OIC ممالک, اقوام متحدہ, علاقائی اور عالمی تنظیموں, عرب لیگ اور خلیجی تعاون کونسل کے نمائندے بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کل افتتاحی سیشن سے کلیدی خطاب کریں گے جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزرائے خارجہ اجلاس کی صدارت بھی کریں گے. خبروں کا سلسلہ کچھ آگے بڑھاتے ہوئے مزید آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم کی جانب سے OIC کی وزرائے خارجہ کونسل کے شرکاء کا خیر مقدم کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وفود, مبصرین, شراکت دار اور عالمی تنظیموں کا اسلام آباد میں پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں. اتحاد, عدل اور ترقی کے جامع عنوان کے تحت OIC کے وزرائے خارجہ کونسل وسیع تر مشاورتی عمل سے گزرے گی. آپ کی موجودگی پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی. وزیر خارجہ نے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں تعاون کے لیے سیکریٹریٹ کی کاوشوں کو سراہا. انہوں نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا پر حالیہ قرارداد کی منظوری اور OIC کے اسلاموفوبیا پر خصوصی ایلچی مقرر کرنے کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال بالخصوص انسانی بحران اور OIC کی مسلسل توجہ کی متقاضی ہے. انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں تنظیموں کی سرگرمیوں کے بارے میں سینئر عہدیداروں کے اجلاس میں پیش کردہ خصوصی رپورٹ کو بھی سراہا.
अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम OIC एक बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत भी है। 57 इस्लामी ममालिक की मईशत के अहम नुकात इस रिपोर्ट में जानिए। नाज़रीन, इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों का मजमूई GDP तकरीबन $30 ट्रिलियन है। 57 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल OIC ममालिक का GDP आलमी GDP का 7% के लगभग है। 2 अरब के करीब आबादी पर मुश्तमिल इन इस्लामी ममालिक में फीकस आमदनी के एतबार से अमीर तरीन मुल्कों में मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का शुमार होता है। कुदरती वसाइल से मालामाल इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों की कुल बरामदात का आलमी एक्सपोर्ट में हिस्सा 10% से ज्यादा है। इस्लामी ममालिक की अहम बरामदात में खाम तेल, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत, पाम ऑयल और रबड़ शामिल हैं। OIC मुल्कों में सयाहती शोबे का मजमूई हजम $200 अरब से ज्यादा है। इस्लामाबाद में OIC के इजलास में इक्तिसादी और तिजारती रवाबित एजेंडे का अहम हिस्सा है। तवक्को ये की जा रही है कि इजलास के नतीजे में माशी रवाबित पर अहम पेशरफ्त होगी। साइडलाइन मुलाकातों में मंदुबीन इन शोबों पर तबादला ख्याल करेंगे जिनमें इक्तिसादी ताउन के इम्कानात रोशन हैं। नाज़रीन, इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी जनरल OIC, इस्लामी बैंक के सरबराह और मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है और चीनी वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद। इसके अलावा दीगर वफूद भी पहुँच रहे हैं और कल और परसों 2 दिन OIC इजलास जारी रहेगा। 22 और 23 मार्च को इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के शराकतदारी के उन्वान से हो रहा है ये इजलास। 48वां इजलास है वज़ीर ख़ारजा का। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास, इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा इजलास के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। इसमें मुस्तकिल मेंबरान और साथ साथ मुबस्सर ममालिक के वफूद भी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। आपको बताते चलें कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी बतौर मेहमान खुसूसी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँचे हैं। दीगर वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी जनरल OIC, इस्लामी बैंक के सरबराह और मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। रिजवान, कुछ एजेंडे का भी जिक्र कर लें। इस्लामाबाद में OIC के इजलास में इक्तिसादी और तिजारती रवाबित एजेंडे का अहम हिस्सा है। तवक्को की जा रही है कि इजलास के नतीजे में माशी रवाबित पर अहम पेशरफ्त होगी और साइडलाइन मुलाकातों में मंदुबीन इन शोबों पर तबादला ख्याल भी करेंगे जिनमें इक्तिसादी ताउन के इम्कानात रोशन है और वफूद के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। सेक्रेटरी जनरल OIC, इसके अलावा सरबराह इस्लामी बैंक भी पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा पहुंच रहे हैं और वफूद की आमद के मनाजिर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम का 48वां इजलास है ये, जो 22 और 23 मार्च को इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकतदारी के उन्वान से हो रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा इजलास के मुअज़्ज़ज़ मेहमान 23 मार्च की परेड भी देखेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा BTV न्यूज़ राहिल अंसार मौजूद हैं। राहिल अंसार, आगाह कीजिएगा, वफूद की आमद का सिलसिला जारी है, मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, पुरतबाक इस्तकबाल किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके लिए बैरून मुल्क मेहमान गिरामी का आना का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त थोड़ी देर पहले अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। उनको वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फ़खर इमाम ने उनका इस्तक़बाल किया है और उसके बाद अभी थोड़ी देर तक तुर्की, कतर और सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी आमद भी मतवक़्क़ो है। जी, मजीद मेहमानों की आमद भी अभी मुतवक्के है। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया राहिल अंसार, आपने आगाह किया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा पहुँच रहे हैं और अहम उमूर पर बातचीत होने वाली है। इस्लामाबाद में इस वक्त इस्लामी ममालिक की तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं उनकी आमद अभी मुतवक्के भी है और बहुत से लोग अभी पहुँच भी चुके हैं। पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है मेहमानों का और उनके लिए भरपूर तैयारियाँ भी की गई हैं। और OIC के 48वें वज़ीर ख़ारजा इजलास के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रखेगा। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आम पाकिस्तानी को सेहत की बेहतर सहूलियात और उनको कौमी धारे में शामिल करने के लिए कौमी सेहत कार्ड और यकसा निसाब तालीम हमारी हुकूमत के बड़े कारनामे हैं। इस्लामाबाद में अस्पतालों की संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सेहत के हवाले से माजी में किसी हुकूमत ने काम नहीं किया। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सिंध के अलावा मुल्क भर में सेहत कार्ड से निज़ाम सेहत में बेहतरी आएगी। इससे एक पूरा हेल्थ सिस्टम बनेगा पाकिस्तान में, प्राइवेट सेक्टर आएगा,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होंगी अब हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सिस्टम में, तो अब कोई भी गरीब इलाके के अंदर प्राइवेट सेक्टर जाके हॉस्पिटल खोल सकता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मियाँ वाली मेरा हल्का था, मैं वहाँ कैंपेनिंग करता था, बहुत बुरे हालात होते थे हॉस्पिटल्स के, क्योंकि डॉक्टर्स अमूमन जाते नहीं थे वहाँ। तो अब प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव मिल गया हेल्थ कार्ड की वजह से कि वो भी अब दूर दराज इलाकों में जा सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमने 3.5 साल के दौरान सेहत और तालीम समेत आम आदमी की फलाह के लिए जो काम किए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा से शुरू किया छोटे पैमाने पे, फिर हमने आखिर में फैसला किया कि हम जितने भी हमारे सूबे हैं हमारे नीचे, सबको, हर ख़ानदान को हम हेल्थ कार्ड देंगे। कितने हमारे मुल्क में ऐसे ख़ानदान हैं जिनको ये फैसला करना पड़ता है कि हमारे पास अगर पैसे नहीं तो हम क्या करेंगे। ख़ानदान के किसी फ़र्द का इलाज कराते कराते वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते हैं कर्जे ले लेके। वजीर आजम ने कहा कि मुआशी इशारे मस्बत और मुल्क दुरुस्त सम्त में गामजन है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कोई वजह नहीं कि वो अगर प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम्स लेके आए, अब मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए। अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि पिम्स अस्पताल में सबसे बेहतरीन जदीद एमरजेंसी बनेगी। और मैं ख़ास तौर पे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया जितना भी खर्चा था ये इमरजेंसी के डिज़ाइन पे। जेनरस लोग हैं, इनको मेरे ख्याल में कोई दुनिया में इतनी कौम अल्लाह के नाम पे पैसा नहीं देती जितनी पाकिस्तानी कौम देती है। वजीर आजम ने कहा कि इखलाकी इक़दार ही किसी मुआशरे को संवारती हैं। रियासत मदीना की सबसे बड़ी बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिक्री इनकलाब है। कौम बड़ी कौम बन ही नहीं सकती जब तक उसका कैरेक्टर बड़ा ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए। वो फिक्री इनकलाब था। लोग गलत समझते हैं कि वो तलवार से कोई इनकलाब आया था। तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि दोनों अस्पताल जदीद सहूलतों से आरास्ता होंगे। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि 2010 से अब तक विफाकी दारुल-हुकूमत की आबादी में 100% इजाफा हो चुका है, ताहम नया सरकारी अस्पताल नहीं बनाया गया। वजीर आजम ने G13 में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट जिना अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के नए शोबा हादसात और एमरजेंसी का भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध से ताल्लुक रखने वाले कौमी असम्बली के अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरकान असम्बली ने इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। विफाक के ताउन से कराची में जारी तरक्याती मनसूबे भी मुलाकात में ज़ेर गौर आए। विफाकी वज़रा परवेज़ खटक, अली हैदर ज़ैदी, मुआविन खुसूसी आमिर डोगर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना ने भी मुलाकात की और उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। गुलाम बीबी भरवाना ने हुकूमत की अवामी फलाह की पॉलिसीज़ को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट ने बलोचिस्तान में रेकोडेक्स सोने और तांबे की कान की तरक्की और $11 अरब जुर्माने की माफी के लिए हुकूमत के बैरक गोल्ड कंपनी के साथ कामयाब मुआहदे पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुआहदे के तहत बैरक गोल्ड बलोचिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी करेगी, जिससे इलाके में 8,000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि रेकोडेक्स सोने और तांबे की कान की तरक्की न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की समाजी और इक्तसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। रेकोडिक प्रोजेक्ट पर तारीखी मुआहदा एक बड़ी कामयाबी है। रेकोडिक मुआहदे पर दस्तखत के बाद पाकिस्तान खास तौर पर बलूचिस्तान में तरक्की के नए सफर का आगाज होने जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। रेकोडिक मुआहदे के तहत बिना सरमायाकारी किए बलूचिस्तान को बराह रास्त 25%, जबकि CSR और रॉयल्टी की मद में कुल मिलाकर बलूचिस्तान का शेयर बनेगा 33%। बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और इसमें बलूचिस्तान के लिए जो शेयर रखा गया है ये तारीखी शेयर है, जिसमें 25% बलूचिस्तान के डायरेक्ट शेयर्स हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। Pleasure to join you on our voyage together to make Reko Diq one of the world's leading copper gold deposits. कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड ने $11 अरब के जुर्माने की तलाफी के साथ साथ $10 अरब की सरमायाकारी का फैसला किया है। ईरान और अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदी जिला चागी में रेकोडिक प्रोजेक्ट पर 10 साल से तनाज़े की वजह से काम बंद था। प्लानिंग के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम के आगाज के 6 साल में पैदावार शुरू हो जाएगी।
मुलाजमतों के 8,000 से जायद मौके पैदा होंगे। मुआहदे में इलाके को तरक्की देने का पैकेज भी शामिल है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक। नाजरीन, कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 100 इंडेक्स 43,230 पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 170 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 134 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 28 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। बाजार हिस्स में 12,49,40,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 3,93,46,00,000 रुपए से ज्यादा थी। और अब कुछ बात करेंगे 23 मार्च यौम पाकिस्तान की। DGISPR ने शाद रहे पाकिस्तान के उन्वान से वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में मादरे वतन की तामीर और कुव्वत को उजागर किया गया है। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा कि मादरे वतन हमें हमारे आबा और अजदाद की जानिब से एक हर दिल अजीज तोहफा है। वीडियो में हमारे कायद को इस बात की तजदीद की गई, कौम हर तरह के मुश्किल हालात से बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी अपने वतन की तामीर और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। बहुत जिक्र सुना है आपका अम्मी अब्बू से। यूं तो दिल ही दिल में अक्सर आपसे बातें की हैं, पर आज पहली बार आपको कुछ लिख रही हूँ। जब से आंख खोली है आपके दिए इस प्यारे से घर में हूँ, तो सोचा क्यों ना आपको इसका कुछ हाल बताऊं। दादा बताते थे कि आपने बड़ी मजबूत बुनियादें रखी थी, तभी तो इतने साल और कई तूफान गुजरने के बाद भी तन के खड़ा है।
हाँ, कुछ दरख्त जरूर गिरे हैं, कुछ घोंसले भी बिखरे हैं, पर डोंट वरी, हमने बहुत से नए पौधे लगाए हैं। एक दिन ये खूब फल देंगे, नए घोंसलों को जगह देंगे। और पता है, वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि 75 साल कबल मुश्किल हालात में क़याम पाकिस्तान का सफर शुरू हुआ। आज पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है और पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया के बड़े नहरी निज़ामों में शामिल है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी थी, आज 200 से ज़ायद जामियात हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर जिले में अस्पतालों का नेटवर्क मौजूद है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि 2018 में फेसेस ऑफ पाकिस्तान किताब जारी की गई। अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी के ट्रस्ट फंड के चार्टर पर दस्तखत कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासर ने चार्टर पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ट्रस्ट फंड का मकसद अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए मैकेनिज्म के तौर पर काम करना है। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम की मदद जारी रखेंगे। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासर ने तकरीब से खिताब में कहा कि अफगानों की इंसानी बुनियाद पर इमदाद वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अफगान नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिश करना होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि आवाम PTI के साथ हैं, हुकूमत को किसी किस्म का खतरा नहीं है, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शरीफों और जरदारी की जायदादें बाहर हैं और इनका वतीरा है कि वफादारियां खरीद कर हुकूमत बनाते हैं। शफकत महमूद ने कहा कि मुनहरिफ अराकीन के मुतालिक अवाम शदीद गुस्से में है। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुनहरिफ अराकीन वापस आ जाएं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि पूरी कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने इक़्तिदार में आकर करप्शन की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन्हें NRO देने से इनकार किया तो उन्होंने साजिशें शुरू कर दी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को दुरुस्त समत में लेकर जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में मुतहर्रिक है। माजी के हुक्मरानों ने करप्शन को आम किया, मनी लॉन्ड्रिंग को आम किया, धोखाबाजी को आम किया, धोखाधड़ी को आम किया, हॉर्स ट्रेडिंग को भी आम किया हुआ था। लेकिन आज क्यों खास बन गई? क्योंकि आज हाईलाइट हो रही हैं चीजें, और एक पार्टी है तहरीक इंसाफ और एक लीडर इमरान खान जिसने आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। और जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली है कि गलत कौन है और सही कौन है। और इमरान खान साहब एक तारीखी खिताब करेंगे और आगे का लाएअमल भी देंगे। और इंशाल्लाह जो हम देख रहे हैं हालात और जिस तरह से ये लोग सामने आए, बेनकाब हुए, सिंध हाउस से आपने देखा मुनहरिफ जो अराकीन हैं उनके इंटरव्यू सामने आए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए जारी स्कीमों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि 31 मार्च से कबल ज़रूरी उमूर तय करके सिफारिशात वफाक को भिजवाई जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और डेरा गाजी खान सड़कों के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे ताकि लोगों को सफर की बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें। वज़ीर आला ने जनूबी पंजाब में आपाशी के मंसूबों से मुतालिक उमूर को जल्द निपटाने की भी हिमायत की। इस मौके पर वज़ीर आला को आपाशी के मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। इजलास में पेशावर और गिरदोनवाह के लोगों की सहूलत के लिए BRT फीडर रूट्स की मंजूरी दे दी गई। इस फीडर रूट्स में वर्सक रोड, खैबर रोड, ब्रेगी मॉडल टाउन, हयाताबाद फेज़ 1 और पब्बी बाजार शामिल हैं, जिसके लिए 86 नई बसेस की खरीदारी के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। इसके अलावा अवाम की सहूलत के लिए जू बाईसाइकिल के किरायों में भी नुमायां कमी करने की उसूली मंजूरी दी गई। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि सूबाई हुकूमत शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि शहर में माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए BRT की तौसीह की जा रही है।
पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी से खौफजदा है। गुजरांवाला में सेहत कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इमरान खान जैसा बहादुर लीडर ही अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि नून लीग के दौर में गरीबों को इलाज मुआवजे के लिए धक्के खाना पड़ते थे, लाखों रुपए लगाकर आंखों और डायलिसिस जैसे इलाज नसीब होते थे, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए 400 अरब रुपए का बजट सेहत कार्ड के लिए रखा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की आवाम की खिदमत जारी है, जबकि अपोजिशन जमातें हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही हैं। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर करना हार तस्लीम करना नहीं बल्कि जमहूरी हक है। ये जरूरी है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों की सजा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से तशरीह हो जाए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अगर हुकूमत किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेती है तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद का फैसला अब पार्लियामेंट में ही होना है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि तमाम सियासी जमातों का OIC इजलास के शुरका को भरपूर खुशामदीद कहना खुशाइंद है। OIC इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद हर लिहाज से अहम है। इससे कबल कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि तालीम याफ्ता औरत मुआशरे की आला तामीर की जामिन है। खवातीन के मसाइल को हल करके इन्हें कौमी तरक्की के धारे में शामिल करना मौजूदा हुकूमत का मिशन है। गवर्नर पंजाब ने कामयाब होने वाली तलबा और तालिबात में असनाद और गोल्ड मेडल्स तकसीम किए। नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आर का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे इलाकाई खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।